विवाद पढ़े। लास्ट क्लास में हमने मुख्य विवादों को पढ़ा था और आज हम चल रहे हैं पढ़ने मुख्य परिणाम। आज हम चल रहे हैं पढ़ने मुख्य परिणाम। ठीक है, आपने देखा कि आपके भारत के सामने किस किस प्रकार की समस्याएं थी विकास के मामले में, और भारत ने उन समस्याओं का किस किस प्रकार से समाधान किया, किस किस प्रकार से समाधान किया, और उन समाधानों में भी किस किस प्रकार की समस्याएं आई। आपने 3 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई और इन 3 पंचवर्षीय योजनाओं में आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी आपने एक बड़े स्तर पर अपने राष्ट्र का आर्थिक आधार तैयार कर लिया। और इसी बीच में आपने 2 बड़े युद्धों का भी सामना किया, जिन्होंने आपके आर्थिक विकास को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई। ये बड़ी बात है और ये समझने वाली बात है कि युद्ध कभी भी किसी भी राष्ट्र के लिए कहीं से भी फायदेमंद नहीं होते हैं, और इन युद्धों ने आपके राष्ट्र को बड़े स्तर पर हानि पहुंचाई है। अभिषेक ऊपर देखो, ठीक है। मुख्य परिणाम, आजाद भारत के सामने 3 मुख्य चुनौतियां थी। आपने पहले चैप्टर में आपने पढ़ ली पहली चुनौती, दूसरे चैप्टर में आपने पढ़ ली दूसरी चुनौती, और तीसरे चैप्टर में आपने पढ़ ली तीसरी चुनौती। समझ में आ गई? तीसरी चुनौती क्या थी? विकास की चुनौती थी। और विकास के बिना, आर्थिक विकास के बिना किसी भी देश का अपने पांवों पर खड़ा हो पाना कहीं से भी संभव नहीं है। आप देश बना लो, आप देश का राजनीतिक तंत्र बना लो, लेकिन देश और ये राजनीतिक तंत्र तभी टिक पाएंगे जब उसका आर्थिक तंत्र मजबूत होगा। आप अपनी जनता की अपेक्षाओं को तभी फुलफिल कर पाएंगे जब आपके पास पैसा होगा। बिना पैसे, हाँ, मनी पावर, बिना मनी पावर के आप अपनी जनता की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर सकते हैं किसी भी कीमत पर। समझ में आई बात? अगर आपको अपनी जनता की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना है तो आपका आर्थिक रूप से सशक्त होना बहुत जरूरी था। समझ में आ गया? आइए देखते हैं। इनकी चर्चा यहां 3 अध्यायों में की गई है। इनमें तीसरी चुनौती सबसे कठिन साबित हुई। नियोजित विकास की शुरुआती कोशिशों को देश के आर्थिक विकास और सभी नागरिकों की भलाई के लक्ष्य में आंशिक सफलता मिली। शुरुआती दौर में ही इस दिशा में बड़े कदम न उठा पाने की अक्षमता एक राजनीतिक समस्या के रूप में सामने आई। असमान विकास से जिनको फायदा पहुंचा था वे जल्द ही राजनीतिक रूप से ताकतवर हो उठे और इनके कारण सबकी भलाई को ध्यान में रखकर विकास की दिशा में कदम उठाना और मुश्किल हो गया। मैंने आपको समझाया है, ताकत एक ऐसी चीज है जो 2 रूपों में प्रयोग होती है, एक जन सामान्य के विकास के लिए और एक अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। आपको पता ही है, आपके राष्ट्र में उस समय 2 ही आर्थिक आधार थे। एक वो थे जो अत्यधिक अमीर थे, एक वो थे जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। जैसे ही इन लोगों को जो आर्थिक रूप से सशक्त थे, उनको जैसे ही सरकार का सपोर्ट मिला, वो वैसे ही राजनीतिक रूप से ताकतवर हो उठे और सरकार की समानतापूर्ण आर्थिक विकास की कल्पना को उन्होंने मोटे तौर पर ठेस पहुंचाई। उन्होंने सरकार की इस धारणा को बड़े स्तर पर डैमेज करा, अवरोधित किया। समझ में आई बात? क्योंकि ये लोग ताकतवर हो गए, ये सरकार की उन नीतियों को वहां तक पहुंचने ही नहीं दे रहे थे जहां उसकी मूलभूत आवश्यकता थी। ये लोग स्वार्थी हो गए थे और यही स्वार्थ हमारे राष्ट्र को इतना पीछे ले गया है। आज भी यही सबसे बड़ी चीज है। स्वार्थ परखता जब तक हम त्यागेंगे नहीं, तब तक हम अपने राष्ट्र का
वो निर्माण नहीं कर सकते जो हम चाहते हैं। स्वार्थ को त्यागना बहुत जरूरी है अपने राष्ट्र के विकास के लिए। आपसे भी मैं यही अपेक्षा करता हूं कि आप सब भी जब राजनीति को पढ़ रहे हैं तो उसको समझ भी रहे हैं और उसको जीवन में अपने अमल में भी लाएंगे। सिर्फ पढ़े मत, इसको समझें। आगे सुनिए। बुनियाद। नियोजित विकास के शुरुआती दौर का मूल्यांकन करते समय हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि इसी दौर में भारत के आगामी आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ी। भारत के इतिहास की कुछ सबसे बड़ी विकास परियोजनाएं इसी अवधि में शुरू हुई। इनमें सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए की गई भाखड़ा, नागल और हीराकुंड जैसी विशाल बांध परियोजनाएं शामिल हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ भारी उद्योग जैसे इस्पात संयंत्र, तेल शोधक कारखाने, निर्माता इकाइयां, रक्षा उत्पादन आदि इसी अवधि में शुरू हुई। ऐसा नहीं है कि ये काल हमारे विकास का काल नहीं है। इस काल में हमने मोटे स्तर पर, मैंने आपको पहले कह दिया, हमने इस काल में अपने विकास की वो जड़ जमीन में गाड़ दी थी जिस पर आज आपका ये आधुनिक भारत खड़ा है। ये आधुनिक भारत आज जो आपको दिखाई पड़ रहा है, इस आधुनिक भारत की नींव या जड़ जमीन में गाड़ने का काम पहली, दूसरी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही किया गया था। उसी का परिणाम है आज आपका भारत परमाणु शक्ति है। उसी का परिणाम है कि आज भारत विश्व में सबसे ज्यादा इंजीनियर प्रोड्यूस करता है। समझ में आई बात? उसी का परिणाम है ये सब। ये कोई नहीं कह सकता कि पहली, दूसरी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में काम नहीं हुआ। काम हुआ लेकिन थोड़ी स्लो गति से, क्योंकि आपने पढ़ ही लिया कि हमारी उस समय की आर्थिक स्थितियां इतनी बढ़िया नहीं थी। हमारी स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी और उस स्थिति से निकलकर इतना विकास कर पाना कोई आसान काम नहीं था। सब चीज सरकार को ही देखनी पड़ी। सब चीजें सरकार को ही देखनी पड़ी, क्योंकि उस समय आपका प्राइवेट सेक्टर नॉट इंटरेस्टेड। समझ में आ गई बात? वो इंटरेस्टेड नहीं थे। क्यों? क्योंकि आपका मार्केट पैसों से भरा नहीं था। आज क्यों प्राइवेट सेक्टर इतना इन्वॉल्व हो रहा है? क्योंकि आज पैसा मार्केट में है, लोगों के पास पैसा है कि वो क्वालिटी गुड्स खरीद सकते हैं। समझ में आई बात? आगे सुनो। इस दौर में परिवहन और संचार के आधारभूत ढांचे में भी काफी इजाफा हुआ। बाद के समय में कुछ विशाल परियोजनाओं की खूब आलोचना हुई, फिर भी बाद के समय की आर्थिक समृद्धि, जिनमें निजी क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि भी शामिल है, इस बुनियाद के बगैर संभव नहीं हो पाती। समझ में आ गई बात? ये जो चीजें हुई, उन सब चीजों का आधार उस समय किए गए काम ही हैं, जो आपकी पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में किए गए। आज जो आपको भारत इतना सशक्त दिखाई पड़ता है, उस सशक्ति का सबसे बड़ा कारण वहीं पर है, यहां पर नहीं है। समझ में आई बात? आगे सुनो। भूमि सुधार, मैंने आपको बताया ही, भूमि सुधार किस लिए किया गया था? भूमि सुधार इसलिए किया गया था जिससे कि जो वास्तविक खेतीकार हैं उनको जमीन मिल सके, और जो बेफजूल में जमीन का मोटा हिस्सा लेकर बैठे हैं और उसका उपयोग भी नहीं कर रहे, उनसे जमीन ली जाए और जो वास्तविक खेतीकार है उनको जमीन दी जाए, जिससे कि उनका उसमें इंटरेस्ट बढ़े और वो अपनी पूरी इच्छा शक्ति के साथ उसमें काम करें और देश के उत्पादन में बढ़ोतरी करें। देश के पेट की आग को बुझाने के लिए अपनी जी जान से मेहनत करें। समझ में आई बात? भूमि सुधार का यही काम। आगे सुन लो भूमि सुधार में क्या हुआ है। जहां तक कृषि क्षेत्र का सवाल है, इस अवधि में भूमि सुधार के गंभीर प्रयास हुए।
इनमें सबसे महत्वपूर्ण और सफल प्रयास जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का था। जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का था। यह प्रथा अंग्रेजी शासन के जमाने से चली आ रही थी। इस साहसिक कदम को उठाने से जमीन उस वर्ग के हाथ से मुक्त हुई जिसे कृषि में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और उसको मिली जिसकी कृषि रीढ़ की हड्डी थी, जो कृषि से वास्तविक रूप से जुड़ा हुआ था, जो वास्तविक रूप से कृषि क्षेत्र में काम कर रहा था। जमीन उसको मिली जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से। समझ में आई बात? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन होना हमारे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि की बात थी उस समय, बड़ी उपलब्धि, क्योंकि हमारा देश जमींदारी प्रथा के उसमें जकड़ा हुआ था। जमीन उनके पास थी जो जमीन में काम करना, जमीन में उतरना तक पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब जमीन से सोना चांदी निकलता था, अर्थात अनाज निकलता था, उस अनाज को हड़प लेते थे। किनसे? जो जमीन पे मेहनत करते थे, किसानों से। तो आप स्वयं सोचो, अगर किसी की मेहनत को इस तरह से हड़पा जाएगा तो वो इंटरेस्टेड होगा काम करने में? नहीं। इस इंटरेस्ट को जागृत करने के लिए भारत सरकार ने भूमि सुधार लाया, और इस भूमि सुधार का ही परिणाम है कि आज आपका भारत कृषि क्षेत्र में संपूर्ण रूप से समृद्ध है और पूरी दुनिया को अन्न प्रदान कर रहा है। क्योंकि आपका जब तक स्वार्थ नहीं जुड़ेगा, आप उस निष्ठा के साथ काम नहीं करेंगे जिस निष्ठा से आपको काम करना चाहिए। स्वार्थ का जुड़ना बहुत जरूरी है, स्वार्थ का जुड़ना बहुत जरूरी है। आगे सुनो। इससे राजनीति पर दबाव कायम रखने की जमींदारों की क्षमता भी घटी। जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ करने के प्रयास किए गए ताकि खेतों का काम सुविधाजनक हो सके। यह प्रयास भी सफल रहा। भूमि सुधार की दो अन्य कोशिशों को थोड़ी कम सफलता मिली। हालांकि इस बात के लिए कानून बनाए गए कि कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी भूमि अपने नाम पर रख सकता है, लेकिन जिनके पास ज्यादा जमीनें थी उन्होंने इस कानून का तोड़ खोज लिया। ठीक इसी तरह जो काश्तकार किसी और की जमीन बटाई पर जोत बो रहे थे, उन्हें भी ज्यादा कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई, लेकिन इस कानून पर शायद ही कोई अमल हुआ। समझ में? देखो, हर चीज के ना दो पहलू होते हैं, हर का एक अच्छा होता है और एक बुरा होता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा स्वार्थी होते हैं, वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कोई ना कोई रास्ता खोज निकालते हैं, कोई ना कोई रास्ता खोज निकालते हैं और किसी ना किसी रूप में सरकार के लिए संकट खड़ा करते हैं। तो आपकी एक सरकार की एक नीति में संकट खड़ा हुआ, वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई। सरकार ने एक नीति, आज के समय में एक नीति है कि किसी एक व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति हो सकती है, उससे ज्यादा अगर वो संपत्ति रखेगा तो वो संपत्ति सरकार हड़प लेगी। मतलब वो लिमिट यहां पर नहीं लिखी है, ठीक है। तो वो एक उस नीति को सफल नहीं होने दिया गया। उस समय आपके पास एक मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार। तो उस संपत्ति के अधिकार के मौलिक अधिकार का प्रयोग करके जो बड़े बड़े जमींदार लोग थे, उन्होंने इस कानून को चैलेंज किया और सरकार की राष्ट्रव्यापी नीति को, सरकार की समानता की नीति को किसी न किसी रूप में थोड़ा बहुत डिले किया गया, जो कि कहीं से भी उचित नहीं था। कभी कभी राष्ट्रहित के लिए स्वार्थों को त्यागना चाहिए, लेकिन लोग स्वार्थों को त्यागने में बहुत ज्यादा हिचकिचाते हैं, अपना स्वार्थ किसी न किसी रूप में पूरा करना चाहते हैं, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है, कहीं से भी उचित नहीं है। समझ में आई बात? आगे सुनो। और
कृषि की बेहतरी और खेतीहार जनता की भलाई से जुड़ी इन नीतियों को ठीक ठीक और कारगर तरीके से अमल में ला पाना आसान नहीं था। ऐसा तभी हो सकता था जब ग्रामीण भूमिहीन जनता लामबंद हो, लेकिन भूमि स्वामी बहुत ताकतवर थे। इनका राजनीतिक रसूख भी था। इस वजह से भूमि सुधार के अनेक प्रस्ताव या तो कानून का रूप नहीं ले सके या कानून बनने पर महज कागज की शोभा बढ़ाते रहे। इससे पता चलता है कि आर्थिक नीति किसी समाज की वास्तविक राजनीतिक स्थिति का ही अंग होती है। इससे यह भी जाहिर होता है कि शीर्षरत नेताओं की भलमनसाहत के बावजूद प्रभुत्व संपन्न सामाजिक वर्ग ही हमेशा नीति के निर्माण और उसके क्रियान्वयन पर अपना कारगर नियंत्रण रखता है। समझ में आ गई बात? कहते जिसके पास पैसा उसी के हिसाब से सत्ता डोलती है। यही बात यहां पर बताई जा रही है कि राजनीति कितनी भी नियत कर ले, लेकिन अगर उसको अमल में लाने वाले लोग सही ना हो। कहा था ना किसने? अंबेडकर साहब ने कहा है ना कि मैं कितना भी अच्छा संविधान क्यों ना बना दूं, लेकिन अगर उस संविधान पर, उस संविधान की नीतियों पर देश की जनता वास्तविक रूप से अमल नहीं करती तो वो संविधान अच्छा होकर भी खराब हो जाएगा। लेकिन कितना भी बुरा संविधान हो, लेकिन अगर जनता उस पर अमल करती है तो वो बुरा होते हुए भी बहुत अच्छा और सफल हो जाएगा। यही चीज है, मैंने कहा ना, नियत का फर्क है। सरकार कितनी भी नियत कर ले, लेकिन अगर उस देश की जनता उन नीतियों पर उस प्रकार से अमल नहीं करती जिस प्रकार से उस पर अमल होना चाहिए, तो उन नीतियों का कोई फायदा नहीं होता। सरकार ने भूमि सुधार करने का प्रयास किया, लेकिन वो भूमि सुधार इन आर्थिक रूप से संपन्न लोगों के कारण कागज की शोभा बढ़ाता रह गया। समझ में आई बात? समाज में पैसा बहुत ताकतवर है, यही समझाया जा रहा है इस चैप्टर में। यही आप समझ रहे हैं कि वास्तविक ताकत आर्थिक ताकत ही है। आज अमेरिका इतना बाहुबली राष्ट्र है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? उसकी आर्थिक ताकत। उसके पास ऐसी बेजोड़ आर्थिक ताकत है जिससे वो पूरी दुनिया को अपनी उंगली पर नचाता है। दुनिया 20%। अभी जानते हो दुनिया का 20% पैसा सिर्फ उसी के पास है। 20%। एक देश के पास 20% पैसा। आप खुद ही सोच लो। आगे सुनो। हरित क्रांति। हरित क्रांति हमारे देश का वो सौभाग्य है जिसने हमारे देश के पेट को भर दिया, जिसने हमारे देश के पेट को भर दिया। इस क्रांति के कारण ही आज हमारे देश के खेत लहलहाते हैं। आज हमारे देश के खेतों में सोना जन्म लेता है और आज हमारा देश का हर एक बच्चा 2 वक्त की रोटी खाता है। और इस क्रांति को करने में हमारे सबसे प्यारे प्रधानमंत्री का सबसे ज्यादा योगदान है, जिन्होंने क्या नारा दिया था? जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री जी का, जिन्होंने हमें पाकिस्तान से युद्ध भी जिताया है, जिनके ही नेतृत्व में हमने पाकिस्तान से युद्ध भी जीता, जिनका नेतृत्व हमारे लिए इतना सौभाग्यशाली हुआ कि उनके नेतृत्व में हम अमेरिका के ऊपर निर्भर न रहकर अपने ऊपर निर्भर हो गए खेती के क्षेत्र में। सुनते हैं, आइए। खाद्यान्न संकट की इस हालत में देश पर बाहरी दबाव पड़ने की आशंका बढ़ गई थी। भाई अगर आप पेट से सक्षम नहीं है तो जो आपको 2 वक्त की रोटी खिलाएगा वो चाहेगा कि आप उसके इशारों पर नाचें। अमेरिका, और वो शीत युद्ध का काल था, याद है ना कि वो शीत युद्ध का काल था। और शीत युद्ध के काल में क्या था? गुटबंदी का काल, ग्रुपिज्म,
समझ में आई बात? ग्रुपिज्म। भारत ने तो कौन सी नीति अपनाई थी? नीति नॉन अलायंस मूवमेंट, तीसरी दुनिया, गुट निरपेक्ष, आंदोलन गुट निरपेक्ष रहेंगे कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। तो जो आपको खाना देगा वो क्या चाहेगा कि आप हमारे गुट में आए। तो अगर भारत को अपनी गुट निरपेक्ष की नीति का पालन करना था तो अपने आप को जल्दी से जल्दी विकसित करना, अपने पेट को भरने का इंतजाम करना था, नहीं तो अमेरिका आप पर दबाव डाल लेता और आपको अपने चंगुल में फंसा लेता। और शास्त्री जी ने इस चीज को करके दिखाया और भारत को पेट के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया, आत्मनिर्भर बना दिया। सुनोगे? और देशों को भी सप्लाई करता है। हाँ, आज वही उसी का परिणाम है कि हम दुनिया में इतना खाना रखते हैं कि अगर कोई किसी राष्ट्र में अकाल आ जाए तो हम उसका पेट आसानी से भर सकते हैं। सुनना था, भारत विदेशी खाद्य सहायता पर निर्भर हो चला था, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका के। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसकी एवज में भारत पर अपनी आर्थिक नीतियों को बदलने के लिए जोर डाला। अमेरिका की आर्थिक नीतियां क्या है? पूंजीवाद, खुली बाजार। और वो चाहता था, भारत से क्या चाहता था कि भारत भी खुली अर्थव्यवस्था वाली विचारधारा का अनुसरण करे। लेकिन भारत उस समय इस अवस्था में नहीं था कि वो खुली बाजार वाली विचारधारा का अनुसरण कर सके। तो अगर अमेरिका के इस दबाव से बचना था भारत को, तो भारत को क्या करना था? भारत को जल्दी से जल्दी अपने आप को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करना था। अपने आप को जल्दी से जल्दी खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करना था, जिससे कि वो अमेरिका की इस दबावपूर्ण मदद से बाहर निकल सके। आगे सुन, सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृषि की एक नई प्रणाली अपनाई। जो इलाके अथवा किसान खेती के मामले में पिछड़े हुए थे, शुरू में सरकार ने उनको ज्यादा सहायता देने की नीति अपनाई थी। इस नीति को छोड़ दिया गया। सरकार ने अब उन इलाकों पर ज्यादा साधन लगाने का फैसला किया जहां सिंचाई सुविधा मौजूद थी और जहां के किसान समृद्ध थे। इस नीति के पक्ष में दलील यह दी गई कि जो पहले से ही सक्षम है वे कम समय में उत्पादन को तेज रफ्तार से बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधा बड़े अनुदानित मूल्य पर मुहैया कराना शुरू किया। सरकार ने इस बात की भी गारंटी दी कि उपज को एक निर्धारित मूल्य पर खरीद लिया जाएगा। यही उस परिघटना की शुरुआत थी जिसे हरित क्रांति कहा जाता है। सरकार ने एक नीति अपनाई। सरकार ने उन क्षेत्रों का चयन किया जहां की किसान समृद्ध थे। भाई, क्योंकि जो पहले से ही ताकतवर है, अगर हम उनको और थोड़ी सी ताकत दे देंगे वो जल्दी ही आपको उठाकर पटकने लायक हो जाएंगे। अगर एक ताकतवर बच्चा है और उसे थोड़ा और खिला पिला दिया जाए तो वो जल्दी ही अपने प्रतिद्वंदी को उठाकर पटकने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आपके देश का ये क्षेत्र उर्वरक क्षेत्र था। आपके देश का यह क्षेत्र उर्वरक था और इधर के किसान समृद्ध थे। तो भारत सरकार ने इनको उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराए, उर्वरक उपलब्ध कराए और बहुत सस्ती कीमतों पर, और इन्हें यह आश्वासन दिया कि आप उत्पादित कीजिए और जो भी आपका उत्पादन होगा उसे हम हाथों हाथ खरीद लेंगे। और जल्दी ही भारत ने इसका परिणाम भी देखा। और भारत जल्दी ही पेट के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया। और इसी नीति को हम कौन सी नीति कहते हैं? हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। समझ में आई बात? आगे सुनो। इस प्रक्रिया में
धनी किसानों और बड़े भूस्वामियों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। हरित क्रांति से खेतीहार पैदावार में सामान्य किस्म का इजाफा हुआ। ज्यादातर गेहूं की पैदावार बढ़ी और देश में खाद्यान्न की उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई। बहरहाल इससे समाज के विभिन्न वर्गों और देश के अलग अलग इलाकों के बीच ध्रुवीकरण तेज हुआ। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाके कृषि के लिहाज से समृद्ध हो गए, जबकि बाकी इलाके खेती के मामले में पिछड़े रहे। हरित क्रांति के दो और प्रभाव हुए। पहला असर तो यह हुआ कि गरीब किसानों और भूमि स्वामियों के बीच का अंतर मुखर हो उठा। इससे देश के विभिन्न हिस्सों में वामपंथी संगठनों के लिए गरीब किसानों को लामबंद करने के लिहाज से अनुकूल स्थिति पैदा हुई। दूसरे, हरित क्रांति के कारण कृषि में मझले दर्जे के किसानों यानी मध्यम श्रेणी के भूस्वामियों वाले किसानों का उभार हुआ। इन्हें बदलाव से फायदा हुआ था और देश के अनेक हिस्सों में ये प्रभावशाली बनकर उभरे। समझ में आ गई बात? हरित क्रांति से दो लाभ हुए, हरित क्रांति के दो परिणाम हुए। एक तो ये कि गरीब किसान और मध्यम वर्ग किसान के बीच का जो अंतर था वो साफ हो गया। समझ में आ गई बात? मतलब कौन गरीब है और कौन मिडिल क्लास है, इस चीज का अंतर हो गया, स्पष्ट हो गया। समझ में आ गई बात? मतलब इन दोनों का लेवल पता चलने लग गया, क्योंकि उसने जो थोड़ा समृद्ध था, जिसके जेब में थोड़ा पैसा था, उसने सरकार की इन नीतियों का फायदा उठाकर अपने आप को अपलिफ्ट कर लिया, और जिनके पास जेब में पैसा नहीं था वो दबे रह गए। इससे आपके देश में वामपंथियों को मौका मिला गरीब वर्ग को एकजुट करने का और सरकार के खिलाफ उन्हें आंदोलित करने का, सरकार के खिलाफ उन्हें आंदोलित करने का। आप सबने सुना ही होगा कि आपके देश में इधर नक्सलवाद है, तो इधर नक्सलवाद होने का मुख्य कारण यही था। नक्सलवाद का मुख्य कारण यही था, क्योंकि इन क्षेत्रों में हरित क्रांति का वो प्रभाव नहीं हुआ और ये लोग गरीब रह गए। जब तक देश में गरीब, मैंने आपको पढ़ाया ही है कि सबसे बड़ी असुरक्षा अगर कुछ है इस धरती पर तो वो है गरीबी। गरीबी से बड़ी असुरक्षा ना कोई बीमारी है और ना ही और कुछ है, ना कोई हथियार। सबसे बड़ी बीमारी और सबसे बड़ी असुरक्षा अगर कुछ है तो वो है गरीबी। जिस दिन हम दुनिया से गरीबी हटा देंगे उस दिन दुनिया से और सारी बीमारियां अपने आप ही चली जाएंगी। समझ में आई बात? बदलाव के बाद के बदलाव वो जो आखिरी में जो बचे हुए गरीब किसान थे उन्होंने फिर क्या करा, मतलब एक गुट बना लिया। मतलब फिर उनका ना माइंड वॉश करने लगे कुछ लोग जो राजनीतिक लाभ उठाना चाहते थे, वो लोग माइंड वॉश। ऐसा नहीं है, पर ऐसा सब जगह नहीं हो पाया। जहां सरकार का तंत्र मजबूत नहीं था वहीं ये सारी चीजें संभव हो पाई। लेकिन सरकार ने जल्दी ही इन सब चीजों पर कंट्रोल प्राप्त कर लिया। ऐसा नहीं है कि सरकार ने, आज आपके देश में बहुत कम क्षेत्रों में नक्सलवाद है या वामपंथी लोग हैं। समझ में आ गई बात? इन सब चीजों पर संयम पा लिया गया। धीरे धीरे उनके आर्थिक विकास में बढ़ावा दिया गया, उनको सुविधाएं मुहैया कराई गई। सरकार ने अपने लोगों को उन लोगों के साथ संवाद कराया और उन लोगों को सही रास्ते पर लाने का संपूर्ण प्रयास किया, और आज पूर्ण रूप से हमारा भारत इन चीजों से मुक्त होता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। समझ में आ गई बात? मैंने आपको बताया ना, देखो गरीबों का माइंड वॉश करना बहुत आसान है। आप उनको सुविधाएं दे दो, कुछ चीजें दे दो, वो आपसे आकर्षित हो जाएंगे बहुत जल्दी। समझ में आई बात? तो ये वामपंथी लोग ऐसा ही करते थे सत्ता प्राप्त करने के लिए, क्योंकि सबके वोट की वैल्यू तो एक ही है ना, और जिसके पास ज्यादा संख्या बल वो ही सत्ता में जाएगा। हमारे देश में तो यही है ना,
जो सबसे आगे वही जीते। ये फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम है ना, और इसमें जीतता कौन है? जिसके पास संख्या बल होता है ना। तो वामपंथी लोग भी चाहते थे कि हम भी सत्ता में जाए, इसीलिए वो लोग, और वो एक अलग विचारधारा के लोग हैं, वो अलग विचारधारा के हैं। समझ में बात? इस विचारधारा का अंतर बहुत समझना बहुत जरूरी है, विचारधाराओं को। ठीक है, आगे सुनो। बाद के बदलाव, क्या बाद के बदलाव हैं ये जान लेते हैं, और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाता है। 1960 के दशक के अंत में भारत के आर्थिक विकास की कथा में एक नया मोड़ आता है। 5वें अध्याय में आप पढ़ेंगे कि नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस प्रणाली संकट से घिरने लगी। इंदिरा गांधी जन नेता बनकर उभरी। उन्होंने फैसला किया कि अर्थव्यवस्था के नियंत्रण और निर्देशन में राज्य और बड़ी भूमिका निभाएगा। 1967 के बाद की अवधि में निजी क्षेत्र के उद्योगों पर और बाधाएं आयात हुई। 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सरकार ने गरीबों की भलाई के लिए अनेक कार्यक्रमों की घोषणा की। इन परिवर्तनों के साथ ही साथ सरकार का विचारधारात्मक रुझान समाजवादी नीतियों की तरफ बढ़ा। इन बदलावों को लेकर देश के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में गर्मा-गर्म बहसें चली। विशेषज्ञों के बीच भी सरकार की नीतियों पर जोरदार बहसें चली। बहरहाल सरकारी नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था के पक्ष में बनी सहमति ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रही। नियोजन का काम तो जारी रहा, लेकिन इसके महत्व में कमी आई। 1950 से 80 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था सालाना 3.5% की धीमी रफ्तार से आगे बढ़ी। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उद्योगों में भ्रष्टाचार और अकुशलता का जोर बढ़ा। नौकरशाही भी आर्थिक विकास में ज्यादा सकारात्मक भूमिका नहीं निभा रही थी। सार्वजनिक क्षेत्र अथवा नौकरशाही के प्रति शुरू में लोगों में गहरा विश्वास था, लेकिन बदलते हुए माहौलों में यह विश्वास टूट गया। जनता का भरोसा टूटता देख नीति निर्माताओं ने 1980 के दशक के बाद से अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को कम कर दिया। इस बदलाव के बारे में हम पाठ्यक्रम के आखिरी हिस्से में पढ़ेंगे। समझ में आ गई बात? देखो, ये बात सच है कि जिसको जितनी ताकत मिल जाती है ना, वो अपनी ताकत का अपने स्वार्थों के लिए प्रयोग करने लगता है। और जब आपके सरकारी क्षेत्र को अत्यधिक ताकत, अत्यधिक सुविधाएं मिल गई, तो वो अपनी इन सुविधाओं, अपनी इन सहूलियतों का दुरुपयोग करने लगा। अपने फायदे के लिए। अगर यही सरकारी तंत्र अगर उचित ढंग से काम करता, तो हमारे देश की स्थिति आज कुछ और होती। आज हम अमेरिका की नीतियों पर नहीं चल रहे होते, या हम कहिए पूंजीवादी राष्ट्रों के अनुसार नहीं चल रहे होते। आज हम भी चीन की तरह अपनी नीतियों पर पूंजीवाद की विचारधारा को अपनाते। समझ में आया? ये सारी हमेशा कहता हूं मैं कि हमेशा दोनों स्तर के लोगों की गलती होती। जनता की भी गलती थी और नेताओं की भी गलती थी। जनता ने शिक्षा को महत्व नहीं दिया और नेताओं ने जनता को महत्व नहीं दिया उस प्रकार से। इसीलिए मैं कहता हूं, नेता हमेशा उसे चुनो जो नेता है, गुंडा मत चुनो कभी भी। अगर गुंडा चुनोगे तो वो अपना स्वार्थ पूरा करेगा, आपके विकास को कहेगा जाए कुएं में, उसे आपके विकास से कोई मतलब नहीं होगा। समझ में आई बात? इस बात को समझ लो। चलिए, यहीं आपका यह अध्याय समाप्त होता है।